नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह बोलेगा में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे बद से बदतर महंगाई का स्तर। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। किचन में सब्जी से लेकर दाल और यहां तक खाने की हर चीज की कीमतें कई गुना तक बढ़ चुकी हैं। खाना बनाने के लिए गैस की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी लगातार आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। फलों के दामों पर भी आग लगी हुई है। वहीं महंगाई पर सियासत भी गर्मा गई है। चुनावी दौड़ में विपक्ष सरकार को महंगाई के मुद्दे पर लगातार घेर रहा है। आज चर्चा महंगाई पर होगी। देश क्या चाहता है और ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। विपक्ष से आप सांसद संजय सिंह और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। चर्चा से पहले आपको इन दोनों की बात सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में, उस वक्त कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था $105 प्रति बैरल। इसको ध्यान से सुनिएगा। जब मोदी जी सत्ता में आए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम था $105 प्रति बैरल और तब हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम था 71 रुपए और डीजल का दाम था 57 रुपए। और आज जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $83 प्रति बैरल है तो आपने देखा होगा जमानत जब्त होने के पहले, हार के पहले 112 रुपए में पेट्रोल बिका और 104 रुपए में डीजल बिका। मैं पूछना चाहता हूं बहुत सामान्य गणित से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से कि जब 105 बैरल प्रति डॉलर कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था, तब 71 रुपए पेट्रोल का दाम और 57 रुपए डीजल का दाम था। अब जब $83 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है तो इस हिसाब से डीजल और पेट्रोल का दाम कितना होना चाहिए, आप गणित निकाल के हमें बता दीजिए। याद कीजिए वो नोटबंदी का समय, जिस समय नोटबंदी लागू हुई थी, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि नोटबंदी के बाद ना काला धन बचेगा, ना भ्रष्टाचार होगा। कितना समय गुजर गया, कितना समय गुजर गया। आज जिस दिन हम लोग आप लोग बातचीत कर रहे हैं, पुराना याद कीजिए, 8 की रात को ही नोटबंदी हुई थी। याद है कि नहीं है? याद है। और बीजेपी ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। कितने साल गुजर गए, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? जो बाहर काला धन चला गया था, कितना काला धन वापस आ गया? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने 100 नंबर का पता नहीं क्या कर दिया, 100 से 112 कर दिया। जब 100 नंबर था तो पुलिस भी ठीक थी, लेकिन जब से 112 हुआ है पुलिस को पता नहीं क्या हो गया है, जाने क्या हो गया। और इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा, इतना अन्याय भी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं वो बताएं कि 100 नंबर को 112 कर करके खराब करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पेट्रोल डीजल के दाम 7वें आसमान पर हैं। हाल फिलहाल में दाम कम होने के बाद थोड़ी राहत मिली, लेकिन बावजूद इसके अभी भी लोगों की जेब कट रही है। पेट्रोल डीजल के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महंगा है, ये भी आपको दिखाएंगे। सरसों के तेल की कीमत अब 200 रुपए प्रति लीटर हो गई है।
रिफाइंड तेल की कीमत 165 से 180 रुपए प्रति लीटर है। मसूर की दाल की कीमत 95 से 100 रुपए पहुंच गई है। वहीं अरहर की दाल की कीमत 102 से 105 रुपए प्रति किलो है। आटा अब 32 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। चीनी मार्च के बाद 42 रुपए प्रति किलो बिक रही। तो जहां पेट्रोल डीजल में थोड़ी सी राहत केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके दी है, वहीं जो बीजेपी शासित राज्य है उन्होंने वैट भी कम किया है। जो वैट का टैक्स है उसमें भी कटौती की। लेकिन क्या सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम कम करके महंगाई पर काबू पाया जा सकता है? क्योंकि खाने पीने की जो चीजें हैं उनके दाम अभी भी जस के तस हैं। हालांकि उसमें बढ़ोतरी हो रही है, कमी दर्ज नहीं की गई है। तो आम आदमी के लिए अभी बहुत राहत नहीं पहुंची है। पहले आप पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर बढ़ा देते हैं और फिर जब दबाव बनता है, जब लोग परेशान होते हैं, विपक्षी पार्टियां आपको घेरती हैं, तब जाकर ये दाम कम होते हैं। और चर्चा यह भी है कि जो हाल ही में उपचुनाव हुए हैं लोकसभा की 3 सीटों पर और विधानसभा की कई सीटों पर, तो वहां के जो नतीजे थे, खासकर हिमाचल प्रदेश के, तो वहां के नतीजे जो थे अनएक्सपेक्टेड थे। ऐसा सरकार ने नहीं सोचा था कि क्लीन स्वीप हो जाएंगे। और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से भी एक अजब बयान आता है। वो खुद स्वीकारते हैं कि जो हार है वो महंगाई की वजह से है और महंगाई का मुद्दा जो सरकार कांग्रेस पार्टी ने उठाया उसको उसमें सफलता मिली है। उसके बाद आनन फानन में जो है वो जो दाम है वो कम कर दिए जाते हैं। तो अलग अलग नजरिया है लोगों का। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले हमारे साथ मनोज यादव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, लगातार इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, अब हाल फिलहाल इसको कितनी राहत के तौर पर देखते हैं? देखिए, एक कहावत है ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये सरकार ने जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई है वो तो बिल्कुल पहाड़ की तरह थी। और जो कम किया है तो वो कम करने का जो सबब है, जो उसका पैमाना है, वो मेरे ख्याल से ना के बराबर है। उससे मुझे नहीं लगता है कि जनता को कुछ बहुत फौरी तौर पे कोई राहत मिलने वाली है। लेकिन चूंकि सरकार को कुछ ना कुछ दिखाना है, बताना है, 5 राज्यों में चुनाव है। सरकार जब चुनाव आता है तो पेट्रोल के दाम का बढ़ने का जो मीटर है, जो थर्मामीटर है, उसको कंट्रोल कर देती है। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं उस मीटर को ऑन कर देती है और महंगाई अपनी फुल स्पीड से, डबल इंजन की बुलेट सरकार, जो बुलेट ट्रेन की सरकार है, उसकी स्पीड से भागती है। लेकिन जैसे चुनाव होने वाले होते हैं तो उसको लेके फिर सरकार का रवैया थोड़ा दूसरा हो जाता है। अगर सरकार रियल में महंगाई को लेकर चिंतित है, बेरोजगारी को लेकर चिंतित है, तो मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि सरकार कोई एक ठोस कदम उठा के जनता के बीच में लेके जाएगी। प्रधानमंत्री जी का बयान आएगा, मुख्यमंत्री जी का बयान आएगा और कोई ऐसी बात सामने आएगी जिसपे जनता को विश्वास हो जाएगा। अगर चुनावी जुमलों को, चुनावी वादों को या चुनावी राजनीति का हिस्सा महंगाई को बनाने मात्र से अगर ये सरकार जनता को मैसेज देना चाहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीजें, लगता नहीं कि कुछ इस पे कुछ हो पाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, दिवाली हो गई। दिवाली में हमारे साल भर का सबसे ज्यादा पैसा किसी महीने में खर्च होने वाला पैसे के बराबर होता है। कहाँ आपने क्या जनता को राहत दी? क्या जो आपका सरसों का तेल था उसमें राहत थी? महंगाई को लेकर जिस तरीके से सब्जियां, फल और ये सारी चीजें महंगी हुई, उस पर राहत थी। सामान जिस तरीके से महंगा रहा उस पर राहत थी। खाद्य सामग्री जिस तरीके से महंगी है, दालें हैं, चाहे और भी तमाम सारी चीजें हैं, उन पे क्या राहत थी? कोई राहत नहीं। इवन जो शॉपिंग कर रहे थे लोग, जिस तरीके से दिवाली में खर्च किया जाता है पैसा, उस पे भी किसी तरीके की कोई राहत जैसी चीज दिखती हुई नहीं नजर आई। आपको याद होगा, एक मैं छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात को कहता हूँ। जब दिवाली में हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हर दुकानदार हमको कुछ ना कुछ गिफ्ट करता है। हर आदमी ने अब खरीदा सब कुछ, कोई कुछ गिफ्ट देने वाला नहीं है। कारण कि सरकार ने लोगों को पंग बना दिया है, घुटने पे चलने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकार की नीतियां, सरकार के जो सिद्धांत हैं,
जो सरकार का एक एजेंडा पूरा है वो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का, आम जनता को उनके पैसे की लूट करके कुछ 2-4 लोगों को अमीर बनाने का है। इस वजह से महंगाई पे कंट्रोल ये सरकार नहीं करेगी। लेकिन एक बात और, अगर बीजेपी के भक्तों के हिसाब से या बीजेपी के जो तर्क देते हुए नेता दिखाई पड़ते हैं टीवी चैनल पे कि महंगाई देश हित में है, राष्ट्र के डेवलपमेंट में है, तो क्या मोदी जी ने, योगी जी ने अब डेवलपमेंट के पैमाने को नीचे लाने का मन बना लिया है क्या? इसलिए इस तरह की पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करके वो देश का डेवलपमेंट अब कम मनोज जी, करना चाहते इस हैं। कदम को कैसे देखते हैं? बाकी सारी बातें आपकी ठीक हैं, मैं स्वीकार करता हूं। जो ये कदम है केंद्र सरकार को, जो एक्साइज ड्यूटी कम की है, क्या वाकई में जनता को राहत देने के लिए, या फिर एक दबाव बन रहा था कि अगर अब कम ना किया तो आने वाले समय में इलेक्शन है तो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, चुनाव में हार जीत एक बात है, इसमें बहुत नहीं लगता है कि मुझे किसी राजनीतिक दल को बहुत ज्यादा वो होता है चिंता की जीत गए या हार गए। लेकिन एक बात चिंता का विषय जरूर होती है, आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा है। जी। जब हम हिमाचल की मंडी लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट देखते हैं तो जो 4 लाख से सीट बीजेपी जीती थी वहां पे उसका 3.5 लाख वोट कम हो जाता है और 64-65 हजार से चुनाव हार जाती है। तो आप सोचिए कि स्थितियां किस कदर जनता के बीच में, और जनता का गुस्सा किस लेवल पे है, दबाव किस लेवल पे वो पहुंचा बीजेपी कार्यालय पे, दिल्ली पे, गृह मंत्री पे, प्रधानमंत्री पे और पेट्रोलियम मंत्री पे, कि उन्होंने तत्काल मीटिंग बुला के इन दामों को कम करना पड़ा। 4 लाख वोटों के मार्जिन को कम कर जाना ये छोटी बात नहीं है किसी राजनीतिक दल। लेकिन मनोज जी, अगर हिमाचल को उदाहरण के तौर पर देखिए, लेकिन बाकी जो राज्य हैं वहां तो बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा है, नहीं तो क्या हिमाचल की वजह से ये फैसला लेना पड़ा? नहीं, राजस्थान हारे हैं, आपका हिमाचल हारे हैं, आपका अगर उत्तराखंड में चुनाव करा देते कई सीटों पे वहां भी हारते, बिहार में जेडीयू जीता है, बीजेपी की जीत नहीं है वो, और अगर मध्य प्रदेश के आंकड़े आप सिर्फ देख लीजिए तो मार्जिनल जीत हुई है, बहुत कम प्रतिशत रहा है जीत का जो बीजेपी के गढ़ थे, और जहां हार गए मध्य प्रदेश में भी और इसके अलावा मनोज जी, आज जो संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, यूपी प्रभारी, उन्होंने एक बयान दिया है और कहीं ना कहीं सबको वो स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे अन्य पार्टी के लोग हों। उनका कहना था जब 2014 में मोदी सरकार आई, प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने, बीजेपी सरकार आई सत्ता में, उस वक्त जो क्रूड ऑयल के रेट थे 83 रुपए प्रति बैरल थे, और उस वक्त जो आपका जो पेट्रोल के रेट थे लगभग 71 रुपए पेट्रोल के रेट थे और डीजल 57 रुपए था। तो माफ कीजिए 105 रुपए प्रति बैरल था 2014 में क्रूड ऑयल का रेट, और आज वो 83 रुपए पहुंच गया है। तो जो दाम है वो कम होने की बजाय वो बढ़ रहे हैं, ये जोरदार हमला उन्होंने किया है। कितना इनकी बात पर इत्तेफाक किया जाए और कैसे समझे इस रेट को, जो ये रेट लिस्ट बनती तैयार होती है जो पेट्रोल की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं, आकाश जिंदल जी फोन लाइन पर। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ योगेश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री ये भी हैं। सर, आपका भी स्वागत है। आकाश जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, जो कैलकुलेशन होती है पेट्रोल के जो रेट जो होते हैं, डीजल के जो रेट होते हैं, सरकार कहती है जो ऑयल कंपनीज हैं वो निर्धारित करती हैं, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो जब क्रूड ऑयल के रेट कम थे तब पेट्रोल और डीजल के रेट ज्यादा क्यों थे, और आज जब रेट कम है तो इनके रेट क्यों कम नहीं किए जा रहे? सरकार की तरफ से कहा जाता है जो क्रूड ऑयल बास्केट है उसके हिसाब से क्रूड इंपोर्ट होता है, फिर फॉरेन एक्सचेंज का रेट उससे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज देखिए डॉलर में इंपोर्ट किया जाता है 80% के करीब। उसके बाद टैक्सेस है, और उसके बाद जो है डीलर कमीशन आ जाता है, कुछ रिफाइनर का जो है मार्जिन आ जाता है। बट यहाँ सवाल ये कई बार मैंने तमाम चैनल से पूछा है सरकार से कि ये एक हमारे सामने ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला रखा जाए कि इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट का जो कच्चा तेल हम इंपोर्ट इतना रेट होगा तो हमारे यहाँ इतना रेट होगा, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हमें दिया जाए। क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों मार्केट लिंक है और डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, लेकिन मैंने कई नेशनल चैनल से सरकार से कहा है हमें एक फॉर्मूला दे दें, अगर इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट का रेट ये होगा या ब्रेंट क्रूड का रेट ये होगा तो यहाँ पे ये होगा। क्योंकि बात ये है जब पिछले लॉकडाउन की बात है 22 अप्रैल 2020 को क्रूड ऑयल जो है
$22 पर बैरल तक पहुंच गया। जी। उस समय में इंडिया में रेट उस तरीके से सस्ता नहीं किया गया। तो अगर मार्केट लिंक है तो इसकी जो ब्रेंट क्रूड है या इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हमारे सामने होना चाहिए। आज की तारीख में जो ग्लोबल मार्केट है वहां तो क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं और फर्दर बढ़ेंगे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का ये मानना है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है और ऑपेक प्लस सप्लाई नहीं बढ़ा रहे। बट ये बात यहाँ आ जाती है टैक्सेस की। क्या सेंट्रल प्राइस थोड़ा सा जो कम किया गया उससे बात करने की या फर्दर कम करना पड़ेगा? क्या इसका है वो ठीक है या बात ज्यादा कम करना पड़ेगा? देखिए, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी कुछ 40-50 दिन पहले, तो उम्मीद से देख रहे थे कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आ जाएगा। अगर जीएसटी में आ जाता तो जीएसटी में मैक्सिमम शेयर है 28% का, तो आम जनता को बहुत रिलीफ मिल जाता, आम जनता के लिए रेट बहुत कम हो जाता। लेकिन अब देखिए, उसमें तो बीजेपी के भी वोट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट के बीजेपी के वोट है, स्टेट के अंदर कांग्रेस के भी वोट है, रीजनल पार्टी के भी वोट है। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसके अंदर जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को लाने का फैसला नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरा तो मानना है कि तमाम पॉलिटिकल क्लास ने हमें निराश किया है। तो अब भी मैं ये कहूंगा कि हाँ, कुछ कमी की गई है सेंट्रल पैसे, कुछ कमी की गई है स्टेट पैसे, बट कमी से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। या अब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रखी जाए, उसे जीएसटी में लाया जाए, क्योंकि आम आदमी को रिलीफ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में इन्फ्लेशन बहुत। लेकिन आकाश जी, अभी ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी, तमाम सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़े थे और काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही थी। लखनऊ में ये मीटिंग हुई थी और बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल के दाम आ जाएंगे। उस वक्त भी दाम बहुत कम नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर भी बात करेंगे। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंकल प्लीज 25 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा बेटे। दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा। इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहां तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या बुक कर रहा है? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूँ। सही। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और सुबह बोलेगा में आज बात कर रहे हैं महंगाई को लेकर। हालांकि पेट्रोल डीजल में राहत जरूर दी गई, लेकिन इसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है। तमाम सारी विपक्षी पार्टियां जो है इसको लेकर बयान दे रही कि सरकार ने जो राहत पहुंचाई है बहुत ज्यादा राहत नहीं, बाकी चीजों की जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, उस पर भी कमी करनी चाहिए। इसी पर बात करें, हमारे साथ कई सारे मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ योगेश मिश्रा जी जुड़ गए, वो भी अर्थशास्त्री है। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेश जी, सवाल यह कि जो
कैलकुलेशन होती है तेल के दामों की, जो सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं उन पर छोड़ रखा है, जो वो कैलकुलेशन होती है, तो पारदर्शी क्यों नहीं हो सकती है कि जब क्रूड ऑयल के रेट कम हो तो उसके आधार पर वो रेट लिस्ट जारी हो? अब जब ज्यादा हो तो ज्यादा जारी हो, जब कम होते तब आप कम नहीं करते हैं, अब रेट ज्यादा होते तो आप लगातार पैसे बढ़ाते रहते हैं। योगेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद योगेश जी तक हमारी आवाज नहीं आ रही। यही सवाल हम आकाश जी से करेंगे। आकाश जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, सवाल कीजिए। जी आकाश जी, सवाल यह है कि ये जो रेट लिस्ट जारी होती है इसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट हो? बिल्कुल, ये जो आपकी डिमांड है बिल्कुल वाजिब है, और ये डिमांड मैं नेशनल और ग्लोबल चैनल से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉटिंग की तरफ से पिछले 2 साल से रखी जा रही है जी। कि हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म चाहिए। देखिए, जो कच्चा तेल हम हिंदुस्तान में इंपोर्ट करते हैं वो इंडियन क्रूड ऑयल के हिसाब से होता है या ब्रेंट क्रूड के हिसाब से होता है। तो हमने कई बार डिमांड की कि हमें फॉर्मूला दिया जाए कि इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट का ये रेट होगा तो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का ये रेट होगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कई बार की गई है। जैसे मैंने अभी बताया, पिछले साल जब लॉकडाउन था 22 अप्रैल के आसपास क्रूड ऑयल के रेट बहुत कम हो गए थे, $22 पर बैरल हो गए थे, बट पेट्रोल और डीजल के रेट उस हिसाब से कम नहीं किए गए। तो जब मार्केट लिंकिंग है तो हमें एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म और फॉर्मूला बताया जाए कि इतने रेट होंगे ग्लोबल मार्केट में, तो इतने रेट यहाँ पेट्रोल और डीजल के होंगे। क्योंकि जब मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ा हुआ है, देखिए मार्केट फोर्सेस में 2 ही चीजें हैं, एक तो ग्लोबल मार्केट में इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट के रेट, दूसरी चीज जो रेलिवेंट आ जाती है डॉलर के रेट, क्योंकि फॉरेक्स में जो है इंपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए जो है उस हिसाब से हमें एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म चाहिए। दूसरा जो है, एक्साइज और वैट भी बहुत ज्यादा है, एक्साइज और वैट में भी फर्दर रिडक्शन होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एक्साइज रिड्यूस किया है, ठीक है, स्टेट में कुछ वैट रिड्यूस किया है। आकाश जी, आपको रोकना चाहेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राजनेताओं के लिए हमारे हरियाणा में एक कहावत फिट है कि आई थी घर की आंच लेने और बन बैठी घर की धनियानी। मतलब घर में आंच लेने के लिए पड़ोस में गई मगर उस घर की मालकिन बन बैठी। हमारे राजनेता उसी प्रकार से आयकर दाताओं के पैसे का दुरुपयोग करते हैं जिससे महंगाई बढ़ती है। मैं आपको सबूत समेत बात करता हूँ। आप इनको देखिए कि इनको कार लेनी है तो इनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना, इनको हवाई जहाज में जाना तो पूरा परिवार फ्री यात्रा करेगा, इनको रेलगाड़ी में जाना तो AC 2 AC फर्स्ट तक इनको फ्री, बस में जाओ तो फ्री, रिक्शा जाओ तो फ्री। क्यों भाई, आप क्या देश के दामाद हैं? आप राष्ट्र के लिए करिए। और एक 37 साल कर्मचारी नौकरी करता है बेचारा, और उसकी पेंशन आप लोगों ने बंद कर दी, और आपको पेंशन चाहिए चाहे MLA हो चाहे MP हो चाहे पार्षद हो। क्यों भाई, महंगाई तो आप लोगों ने बढ़ा रखी है। आपको दुनिया भर के जो है ना टेलीफोन की सुविधाएं मिलती हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको जमीन लेनी है तो उसमें आपको रियायत। क्यों भाई, आखिर क्या चाहते क्या हो आप लोग? देश को लूट के खा रहे हो। कबाब मलिक को देख लो आप, रोजाना जो है ना वो उसके पीछे पड़ा हुआ वाहन खेड़े के। ये राजनेता करते क्या, एक दूसरे को गाली देते हैं और शाम को बैठ करके एक साथ दारू पीते हैं। इनके ऊपर क्या करेंगे? महंगाई आप जो है ना टीवी वाले बेचारे मजबूर है महंगाई दिखाने को, मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इन राजनेताओं ने महंगाई बढ़ा रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए चंद्र प्रकाश जी। हमारे साथ आकाश जिंदल जी बने हुए। आकाश जिंदल जी, आप कुछ कह रहे थे, और एक चीज ये भी सर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या जो सरकार है वो जो तेल कंपनियों के जो मालिक हैं उनसे क्या दबाव में रहती है? जैसे आपने एक्साइज ड्यूटी तो कम कर दी, क्या उनका जो मुनाफा है, उनका जो प्रॉफिट है, क्या उसमें कमी नहीं की जा सकती थी? देखिए, ये जो क्रूड ऑयल है वो ग्लोबल मार्केट से लिया जाता है, तो इससे ग्लोबल मार्केट के रेट पे लेना पड़ता है। लेकिन एक बात आपने बहुत वाजिब कही है, जो बात मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आज की तारीख में 80% के आसपास क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। जब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, तो क्या इतनी बड़ी इकोनॉमी को इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के जो है बेसिस पे चलना चाहिए, उसके दम पे चलना चाहिए? हमें अपने इंडिजिनस, हमें देसी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ काम करना होगा। वो क्या है? सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड मिल पावर, ताकि जो है ग्लोबल मार्केट के हम हवाले न रहे। आपने बिल्कुल सही बात की कि ग्लोबल मार्केट से हमारा कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। देखिए, हम क्या करते हैं, हमारी कमी क्या है,
कि हम यूरोप और अमेरिका की तरफ देखते हैं कि सोलर की टेक्नोलॉजी हमें देगा, वो कभी हमें सोलर की नई टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, क्योंकि वहां पे सन नहीं है, सूर्य नहीं है। हमारे यहाँ तो सूर्य इतना है, धूप इतनी है कि लोग जो है धूप पे सड़ जाते हैं। तो हमें सोलर एनर्जी में फोकस करना चाहिए, जो कि भगवान सूर्यदेव ने फ्री में दी हुई है। सिमिलरली विंड एनर्जी पे फोकस करना चाहिए। सिमिलरली हमारे पास इतनी नदियां हैं कि इनके ऊपर गीत गाने लिखे गए हैं, तो हाइड्रो एनर्जी पे काम करना चाहिए। उससे जो आपने बात कही है बिल्कुल सही होगी कि हम ग्लोबल क्रूड ऑयल के ऊपर जो है डिपेंडेंस हमारी बहुत कम हो जाएगी, और डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। तो सोलर एनर्जी पे फोकस होना चाहिए, हाइड्रो एनर्जी पे फोकस होना चाहिए, विंड मिल पे फोकस होना चाहिए, और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बिल्कुल ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें सिर्फ पेट्रोल पर ही, तेल पर ही। बाकी हमें अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि हमें सोर्सेज हैं उपलब्ध, लेकिन उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए केसर सिंह भरतपुर से। केसर सिंह, अपनी राय दीजिए। हाँ जी केसर सिंह जी, अपनी राय आप दे सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। हेलो केसर सिंह जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी राय दे सकते हैं। हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच पाए। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है आपकी। केसर सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप बाकी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे भी जानेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर उनकी क्या राय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। जो हालांकि सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम पर कमी की है, लेकिन कितनी राहत पहुंची है और कितनी राहत नहीं पहुंची, इसी पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं केसर सिंह भरतपुर से। केसर सिंह जी, अपनी राय दीजिए। केसर सिंह जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद केसर सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ मनोज यादव बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज जी, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है,
अगर 2014 की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में उसने सरकार बनाई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, एक बार फिर से जो महंगाई बढ़ती जा रही कि सरकार को मुश्किल में ना पड़ जाए, क्योंकि लोगों को गुस्सा इस वक्त लगातार नजर आ रहा है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की एक स्ट्रेंथ होती है, किसी एक इलास्टिक की स्ट्रेंथ होती है, ठीक उसी तरह जो जनता है उसकी भी एक स्ट्रेंथ है आपकी महंगाई को सहने की, तमाम सारे कष्ट को सहने की। लेकिन इस सरकार ने जनता की स्ट्रेंथ के ऊपर भी जाके चीजों को खींच दिया। क्या जब बीजेपी के लोग ये कहते नजर आते हैं, नेता तमाम प्रवक्ता, कि जो महंगाई है उस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये कोई मामूली लोगों का बयान नहीं है, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों का बयान है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन चुनाव के परिणाम आते ही सरकार उस पर फौरी तौर पे राहत देने के लिए प्रयास करती है और स्टेट से लेकर सेंट्रल तक एक्साइज ड्यूटी और यहाँ जीएसटी कम कर दिया जाता है, माफ कीजिएगा जो भी यहाँ का टैक्स है उत्तर प्रदेश का, वैट। आप अगर वैट, तो अगर ये सारी चीजें सरकार के हाथ में है, जनता को आप एक लेवल तक पनिश कर सकते हो। अगर आप पनिश करना चाहते हो किसी एजेंडे के लिए, मैं उस शब्द को जानबूझ के कह रहा हूं पनिश को, कि सरकार पनिश कर रही है मौजूदा जनता को। किस बात को लेके? इस जनता ने बार बार इनकी सरकार बनाई और उसके बदले में ये बार बार जनता को कष्ट दे रहे हैं। अगर 3 उपचुनाव हारने से, 4 सीटें हारने से, 10 सीटें हारने से इतने पैसे कम हुए, तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों का चुनाव हरा दो तो उत्तर प्रदेश और देश में पेट्रोल डीजल की कीमत 50 रुपए कम हो जाए। क्या इस बात को सत्य न माना जाए? ये सोशल मीडिया की बातें डिबेट में नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं लॉजिक तौर पे कहता हूं, और ये बिल्कुल एक दूसरे लेकिन मनोज जी, एक चीज तो देखने वाली, समझने वाली है कि जब आप विपक्ष में होते हैं, जब सत्ता पर नहीं होते, तब तो आप बहुत हमलावर होते हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी केंद्र में, तब तो आप बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते थे, बड़ी बड़ी स्पीच देते थे, महंगाई को लेकर सड़कों में प्रदर्शन करते थे। बड़े बड़े मंत्री जो आज केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज अगर उनसे सवाल किया जाए महंगाई को लेकर, तो वो बचते नजर आते हैं। तो ये तो दो तरफा हुआ ना, दोहरा चरित्र हुआ कि जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो महंगाई को लेकर कोसते हैं जो मौजूदा सरकार है, और जब आप सत्ता में हैं तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, आप कुछ बोलने से डरते हैं। ये दुर्भाग्य सैलन जी, इस देश का भी और इस देश के जनमानस में जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है, भाई राजनीति को सबसे ऊपर रखा गया है, राजनीति से ही सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन जनता को जिस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है, अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता ने दी। मनोज जी, आपको रोकना चाहूंगा, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, राम कुमार हाथरस से। राम कुमार जी, अपनी बात कहिए। जी ऐसा भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार सर। ये जो सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है और ये उद्योगपतियों के लिए कार्य करती है। जनता से इनको केवल एक सहानुभूति लेने के लिए उनको रेवड़ियां बांट दी जाती है मुफ्त के नाम पर, और उद्योगपतियों से पैसा लेकर के चुनाव लड़ाया जाता है, जहाँ करप्शन भी बड़े पैमाने पर होता है। और इसलिए ये लोग जनता की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे, और महंगाई से इस समय इतनी जनता त्रस्त है कि लोग आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन केवल हिंदुत्व और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर, गुमराह करके, उनका वोट हासिल करके और देश को महंगाई से लेकर के गरीबों को मारने की तरफ जा रहा है। जितना सरकार ये लोगों को दे रही है रेवड़ियां बांट के, उससे कहीं अधिक पैसा टैक्स के नाम पर, अन्य माध्यमों से सब्सिडी खत्म करके उनसे वो पैसा वसूल रही है। ठीक है, शुक्रिया राम कुमार जी अपनी बात कहने के लिए। मनोज जी, आप ही के पास आऊंगा। मनोज जी, आपने जो सुना, दर्शक भी उनका अपना जो गुस्सा है वो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार से ये सवाल किया जाता है तो सरकार ये भी कहती है कि जो हाल ही में कोरोना काल था, उद्योग धंधे ठप पड़े थे, लगातार सरकार पर बोझ पड़ रहा था और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखना था, काफी सारी चीजें थी जिसको सरकार को व्यवस्थित करना था। वो भी कारण होता है किसी भी सरकार के लिए, अगर वो टैक्स के जरिए पैसा नहीं वसूलेगी, नहीं लेगी, तो वो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको स्थिर कैसे रख पाएगी। देश में एक बैंकों का बैंक है जिसको हम रिजर्व बैंक कहते हैं, और उस रिजर्व बैंक में एक रिजर्व फंड रखा जाता है। वो सिर्फ इसीलिए रखा जाता है कि हमारा देश जब आपातकाल की स्थिति में होगा
तो उस फंड का हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी हो, युद्ध जैसी कोई बात हो, या रिसेशन के दौर आ जाए, दुनिया में मार्केट क्रैश कर जाए, लोगों को दिक्कत हो जाए, उसलिए वो रिजर्व फंड रखा जाता है। इस सरकार ने स्टेप बाय स्टेप उस रिजर्व फंड को खत्म कर दिया, खर्च कर दिया डायरेक्ट बेनिफिट देने में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बात कहने में कि हमने देश का डेवलपमेंट किया, और डेवलपमेंट सिर्फ एक दिखावा था, डायरेक्ट बेनिफिट देके वोट खरीदने की एक दुकान बन गई है सरकार। ये ही सबसे बड़ा घातक कदम था इस देश की अर्थव्यवस्था को चूर चूर करने के लिए। अगर सरकार ये कहती कोरोना काल जैसी स्थितियां, आपको नहीं याद होगा सैलेन जी, मुझे बेहतर तरीके से याद है जब पूरे दुनिया में रिसेशन का दौर आया और अमेरिका जैसे देश जो तमाम सारी ताकत महाशक्ति के रूप में जाने जाते हैं, वहां नौकरियां नहीं बच पाई लोगों की। लेकिन उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, एक बेहतरीन अर्थशास्त्री थे और बेहतरीन व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। मुझे अच्छे से याद है, मैं उस वक्त जॉब में था प्राइवेट सेक्टर में, मेरी नौकरी नहीं गई, मैं नौकरी करता रहा उस रिसेशन के दौर में। हमारे तमाम साथी करते रहे, देश में रिसेशन छू के निकल गया, एक आध सेगमेंट उस पे लगा जो बिल्कुल तारीफ होती है उस दौर में जो इत्यादि मंदी का दौर था, लेकिन जिस तरह से निकलकर बाहर सामने आए मुझे भी अच्छे से याद है, उसमें तारीफ होती है और विपक्षी पार्टी के नेता भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ करते हैं। ये बात सैलेन जी मैं इसलिए कह रहा हूं, इस बात को मैं कनेक्ट करता हूं आज की बात। अगर ये सरकार की तरफ से आज ये बताया जा रहा है कि कोरोना काल को हमने किया, तो हजारों लाखों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के अकाउंट में आए देश की मदद करने के लिए, जनता की मदद करने के लिए। वो बीजेपी की एमएलए और सरकार बनाने के लिए पैसा नहीं जनता ने दिया था, उनको उद्योगपतियों ने नहीं दिया था। तो ये बात सरकार ने जनता को गुमराह किया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपके डिबेट में मैं कहता हूं कि इस देश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात होगी तो उसमें पेट्रोलियम सेक्टर का सबसे अग्रणी स्थान है। कई एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे पूछिएगा, उस पैसे को लूटा गया है। जब क्रूड ऑयल के दाम सस्ते थे, बिल्कुल सस्ते थे, तो यहाँ पर पेट्रोल महंगा बिक रहा था। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं मुंबई से, प्रदीप जी अपनी राय दीजिए। हाँ जी प्रदीप जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये लोग महंगाई करके चिल्ला रहे हैं, ठीक है, आज जो पोजीशन गया है, कोरोना का जो तकलीफें सब कुछ झेले हैं, पूरे इंडिया में तकलीफें था, वो चीज को कवर करने के लिए अपने पास की पैसे की जरूरत है। इसके लिए चीज की भाव आज के रेट में थोड़ी बड़ा है, ये बात सही है, वो सब कोई झेल रहा है, हम भी झेल रहे हैं। लेकिन ये जो भाई साहब बैठा है मनोज यादव, उनको इनका जानकारी है क्या कि जैसे महंगाई बढ़ा है, आदमी का सैलरी भी बढ़ा है, सब कोई जो सरकारी कर्मचारी है वो लोग का सैलरी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में है वो लोग को भी सैलरी का इम्प्रूवमेंट हुआ है साथ साथ में। आज जो रुपया पहले जो एक आदमी 100-200 रुपया कमाते थे, हाँ जो 500-1000 रुपया कमाते हैं पर डे। तो अल्टीमेटली जो समस्या आया है उसको अपना हिसाब से सब कम ज्यादा करके एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को सबको एडजस्ट करना है। हम खाली सरकार को ऊपर ब्लेम करके हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता है। आज कार बिक रहा है, आई मीन टू से मोटरसाइकिल बिक रहा है, स्कूटर बिक रहा है, ये ऐसे घर का पैसा से नहीं खरीदा है। आपकी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करें, जैसा कि आप बता रहे हैं कार बिक रहा, मोटरसाइकिल बिक रहा है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इसी पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक
भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन ये राहत कितनी है, क्योंकि लगातार बाकी चीजों के दाम वैसे ही बने हुए बल्कि बढ़ रहे हैं। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ खास मेहमान मनोज जी बने हुए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, अभी ब्रेक से पहले कॉलर अपनी बात कह रहे थे, उनका कहना है कि महंगाई अगर बढ़ रही तो सरकार ने कोरोना काल में, जैसा कि हमने भी जिक्र किया था, उसमें उसने बहुत काम किया है और टैक्स नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा। और एक खास बात उन्होंने ये बोली कि जो इस बार दिवाली में लोग कार खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं कि कार मोटरसाइकिल जो बिक रहे हैं पहले की अपेक्षा उसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति बनी हुई है। देखिए, एक ऐसे ही लोग जो प्रदीप जैसे लोग हैं या तमाम सारे जो समर्थक लोग हैं, इन लोगों ने ही देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लॉजिक नहीं है किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए ये शब्द कहना। हम इंक्रीज करते हैं और एक बड़े पैमाने पे इंक्रीज होता है डाटा, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का हो या तमाम सारी खुदरा मार्केट का हो, लेकिन उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आम जनजीवन जो है वो बिल्कुल बेहतर है। अगर ऐसा ही है तो मैं प्रदीप जी की बात को मैं सरकार से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। 80 करोड़ लोगों को फिर आप राशन क्यों दे रहे हो? अगर देश में इतनी खुशहाली है तो आपको 1 अरब 30 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने परसेंट 80 करोड़ होता है, उनको राशन देना पड़ रहा है पर महीने, वो भी 5 किलो राशन। आप सोचो उस देश में हालात क्या होंगे। निश्चित तौर पे शायद प्रदीप जी ने दुरुस्त नहीं किया। मनोज जी, बहुत अच्छी बात करी आपने। जो राशन वितरण सरकार कर रही है उसको लेकर भी एक सवाल ये भी है कि जब सरकार से महंगाई को लेकर बात की जाती है तो सरकार कहती है अगर ये हम टैक्सेस नहीं लेंगे तो फिर जो राशन बांटने की प्रक्रिया कोरोना काल से शुरू हुई है वो लगातार चल रही है, और बीजेपी हमेशा इस जो योजना है उसको भुनाने की कोशिश में रहती है और निश्चित तौर पर इसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है। कितना सहमत है इस योजना से? देखिए, गरीब तबके को इस देश में आज से नहीं बहुत कई दशकों से राशन दिया जा रहा है और उसका नॉमिनल चार्ज लिया जाता है। 1 रुपए 2 रुपए किलो के हिसाब से उसका दाम है, फिक्स है, और वो गरीब लोगों के लिए। कभी इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देने की नौबत नहीं आई। लोगों के देश में खुशहाली थी, लोगों के पास परचेजिंग पावर था, लेकिन सरकार ने जिस तरीके की बातें कहनी शुरू की, क्या आपको याद है मनोज जी, महामारी का दौर था ना, इसलिए जरूरत पड़ी। अगर महामारी का दौर ना होता तो शायद ये सरकार भी ऐसा ना करती। कोरोना काल था, लोगों को रोजगार छूट गए थे, लोग पलायन करने को मजबूर थे, इस वजह से ये कदम उठाना पड़ा। और इस कदम को सराहनीय भी मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार की जो ये योजना उसका फायदा तो गरीब व्यक्ति तक और बहुत जो आम लोग हैं उन तक पहुंच रहा है। देखिए, क्या हम कभी अपनी मजबूरियों को, अपनी बेकारियों को और अपनी खराब सेगमेंट जो नकारात्मक पहलुओं को क्या हम कभी क्लैपिंग करने वाली बात करेंगे क्या? ये हमारे देश के लिए और हमारे विश्व के लिए ये दुस्वप्न था, एक गंदा सपना था जो अभी भी है, वो परिस्थितियां अभी भी हैं, लेकिन उसको हम क्या ये देश के डेवलपमेंट से या अपने अचीवमेंट से जोड़ के देखेंगे क्या? वो तो ऐसी परिस्थितियां जनरेट हुई जो ऐसी स्थिति सरकार को झेलनी पड़ी कि राशन देना पड़ा, और वो भी आपकी जो व्यवस्था थी जो लोगों के प्रति रोजगार देने का। मनोज जी, आप ये मानते हैं ये योजना है, जैसी खबरें आ रही कि नवंबर तक का जो बीच में उसको बंद करने जा रहा था, फिर ये कहा कि नवंबर दीपावली तक इसको बढ़ा देते नवंबर तक, तो क्या लगता है जो बंद होने जा रही योजना उससे आप सहमत हैं? बंद होनी चाहिए या नहीं बंद होनी चाहिए? नहीं, देखिए, जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी मदद होनी चाहिए, वो चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, महाराष्ट्र के हों या किसी भी स्टेट के लोग हों,
लेकिन गैर जरूरतमंद लोगों को आप सिर्फ वोट को अपने एक नैरेटिव सेट करने के लिए और जनता के प्रति अपनी कनेक्टिविटी बनाने के लिए राशन फ्री बांट के या 2000 रुपए देके अगर चुनाव करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, तो जनता को बदले में जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ एक और खास, ठीक है मनोज जी, मनोज जी एक खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक हैं श्रीकांत कटियार। श्रीकांत कटियार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद नमस्कार। श्रीकांत जी, जैसा कि अभी आपकी एक योजना जो चल रही प्रधानमंत्री अन्न जो मुफ्त योजना है अन्न बांटने की, राशन बांटने की, उसको लेकर हम बात कर रहे थे, तो मनोज जी का कहना है कि सरकार जो है एक नैरेटिव सेट कर रही है और वोट बैंक बनाने की कोशिश में इस योजना के जरिए, कितना सहमत है? गरीबों की मदद की जाए, गरीबों को अगर राशन मुहैया कराई जाए तो ये वोट का विषय हो गया क्या? हम ये कहना चाहते हैं कि जब सरकार आती है तब वो तो जो व्यवस्थाएं हैं उनका लागू करने का उसका संकल्प रहता है कि भाई हम सरकार में आएंगे, आपको स्वास्थ्य देंगे, आपको रोटी कपड़ा और मकान, यही विषय तो होते हैं। अगर इस पर सरकार काम कर रही है, वोट बैंक की बात लोग कर रहे हैं, तो हमको लगता है उन गरीबों का मजाक उड़ाना है, उन कार्ड धारकों का, गरीबी रेखा नीचे वालों का मजाक उड़ाना है। श्रीकांत जी मनोज जी मनोज जी का ये भी कहना है कि इसके पहले की जो सरकार थी वो भी राशन बांटते थे और महज 1 रुपए 2 रुपए किलो के हिसाब से रुपए लेते थे, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेते थे। पहले जब सरकार थी हम बताना चाहते हैं जी, हम तो जहाँ रहते हैं वहां भी देखा है, उन्नाव जिले में देखा है, जो व्यक्ति कह देता था हम अपने गांव में राशन बांटेंगे तो उसका तत्काल सस्पेंड हो जाता था। जो कहता था हम नहीं बांटेंगे ट्रकों में भर करके चला जाता था। उन व्यक्तियों का तब ये सरकार चलती थी, ये काम होता था। हम तस्वीर गवाह हम दिखा देंगे अपने यहाँ। अगर एक व्यक्ति ने कहा हम भाई गरीबों अपने यहाँ राशन बांटेंगे, हम कोटेदार हैं, तो इन्होंने बोला इसका तुरंत सस्पेंड करो, वो व्यक्ति सस्पेंड हो जाता है। आज जो नहीं बांटता है वो सस्पेंड होता है और इनके में जो बांटता था वो सस्पेंड होता था, ये अंतर है सरकार में। लेकिन इस वक्त एक बहुत समस्या देखी जा रही है श्रीकांत जी, उस पर भी हम आपसे सवाल करना चाहेंगे। खाद को लेकर बड़ी समस्या बनी हुई है और लगातार खबरें आ रही, खाद को लेकर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाती थी कि हम खाद पर सब्सिडी दे रहे हैं, खाद उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इस वक्त खाद को लेकर बहुत किल्लत है उत्तर प्रदेश में। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, खाद की लेकर के कोई किल्लत नहीं है। खाद अब आ गई है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में भी आ गई है। कोई चीज की व्यवस्था जो होती है उसको 2-4 दिन अप डाउन में लगता है। आज रहते हमारे यहाँ 4 आ गए। श्रीकांत जी, ललितपुर में तो कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी लाइन में खड़े होकर, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? ठीक है, ब्रेक का वक्त है। श्रीकांत जी बने रहिए, मनोज जी भी हमारे साथ बने, ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए, एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपनी सारी डाउट्स पूछ सकती हूँ। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है,
उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और आज हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। सब्जी फल के दाम आसमान छू रहे हैं। घरेलू गैस का जो सिलेंडर है वो 1000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। हालांकि पेट्रोल डीजल में थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन ये राहत नाकाफी है। इसी पर बात करें, हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। मनोज जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ श्रीकांत कटियार जी हैं, बीजेपी विधायक हैं। मनोज जी के पास आएंगे। मनोज जी, श्रीकांत जी से अभी बात हो रही थी, उनका कहना है कि पहले जो राशन बढ़ता था उसमें धांधली होती थी, कोटेदार मनमानी करता था, उस पर कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब कार्रवाई तो होती है, लेकिन अगर धांधली करता है तो कार्रवाई होती। कितना सहमत इनकी बात से? और जो खाद की लेकर हमने जिक्र किया, खाद बांटने को लेकर, उनका कहना है खाद को लेकर कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है, कोई किल्लत नहीं है। माननीय विधायक जी को शायद डिबेट के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं है। अभी ऑफलाइन वो जो बातें कह रहे थे वो मेरे कानों में गई, पता नहीं आपके कानों में गई कि नहीं सलेन जी। उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया ऑफलाइन में अपने लोगों से बात करते वक्त कि कहाँ पे क्या कैसा सिस्टम है। खैर मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, वो चूंकि अनभिज्ञता बस उन्होंने वो बात कही, उनको लगा कि कनेक्टिविटी नहीं, लेकिन मैं सारी बातें सुन रहा था। खैर उस बात को छोड़ते हम ये बात कहते हैं कि सरकार क्या चाहती है। हम 21वीं सदी में हैं, 21वीं सदी में विश्व से हमारी तमाम सारे देशों से हमारी लड़ाई है, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है और जिस देश का बाजार बड़ा होता है वहां संपन्नता भी ज्यादा होनी चाहिए, लोगों का डेवलपमेंट भी ज्यादा होना चाहिए। सरकार क्या चाहती है? 5 किलो राशन देके 2000 रुपए किसानों के अकाउंट जी बिल्कुल। मनोज जी कॉलर जुड़ गए हैं कानपुर से हमारे, वीके गुप्ता जी। वीके गुप्ता जी अपनी राय दीजिए। सर कानपुर से वीके गुप्ता बोल रहा हूं। नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए सर, अभी लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। अगर गरीबों को अभी से हम राशन बांटना शुरू कर देंगे तो केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा। इसलिए योजना को चुनाव से पहले चालू किया जाएगा पूरे देश में, जिससे उनका वोट बैंक जीता जा सके। यूपी में चुनाव होने हैं अगले साल 2-4-6 महीने में, इसलिए यहाँ पे ये योजना चालू है। ये कुछ नहीं, सरकार को केवल वोट बैंक के चक्कर में है सर। ये महंगाई है, जो गरीबों से उनको कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ गरीब है तो उनको आप राशन दीजिए, सीधी सी बात है। अपने खर्चे कम करिए, अपने खर्चे तो कम नहीं कर रहे हैं। 20 और चुनाव प्रचार हो रहा है हर जगह। लखनऊ एयरपोर्ट पे टैक्सी में लीजिए, उस पर इन लोगों की फोटो छपी हुई है, 100 रुपए दिए जा रहे हैं उनको। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? अगर हम गरीबों को राशन देंगे तो पैसा मिलेगा नहीं, उनको पैसा नहीं रहेगा, इसलिए तो रोक दी गई है योजना। ये 2024 में चालू करेंगे, यूपी में चालू रहेगी क्योंकि चुनाव आने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो कॉलर्स का भी कहना है कि योजना है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक को का जरिया है, वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की कोशिश है। फिलहाल समय का अभाव है। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। श्रीकांत जी आपका भी शुक्रिया और योगेश जी आपका भी शुक्रिया। आकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बोलेगा हम बात कर रहे थे बढ़ती महंगाई को लेकर। पेट्रोल डीजल में सरकार ने थोड़ी सी राहत दी, लेकिन बाकी चीजों में राहत कब मिलेगी, कब पहुंचेगी? फिलहाल सुबह बोलेगा मैं आपसे लेंगे इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले।